बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और ये मकबूल जान साहब, और कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा ये है कि इस वक्त बाज़गश ये सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कुछ हलकों के दरमियान मामलात फहमी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद हुसैन चौधरी भी कर चुके हैं। शेख रशीद साहब ने भी कुछ ऐसा ही इशारा किया और पाकिस्तानी सियासत में वफाकी हुकूमत के घर जाने और निगरान सेटअप आने की बाज़गश तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ पंजाब की हुकूमत के ऊपर एक तलवार लटक रही है। खबरें ये गर्दिश कर रही हैं, चेयरमैन PTI ने भी इस पर इल्ज़ाम ये लगाया है कि पंजाब की हुकूमत को गिराने के लिए तगोदो हो रही है, हमारे कारकुनान को तोड़ने के लिए तैयारी हो रही है और उन्हें ऑफर्स भी करवाई जा रही हैं। इसके साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी और पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और उसके एदाद शुमार को देखते हुए मुस्तकबिल करीब के अंदर भी हौसला अफजा खबर का ना आना, यह पूरा सियासी और मुआशी मंजरनामा पाकिस्तान को किस समत में गामजन करेगा, इसके असरात क्या होंगे, क्या अवामी रद्द-ए-अमल देखने को मिलेगा, क्या सियासत में इस्तेहकाम आ सकता है, मुआशी डगर बेहतर हो सकती है, इसी पर बात करते हैं। और ये सब मेरा तो ये था कि बात का आगाज़ करता फवाद हुसैन चौधरी साहब की बात के हवाले से, लेकिन सबसे पहले निगरान सेटअप की जो बाज़गश सुनाई दे रही है वफाकी हुकूमत में, क्या आपको वो 1-1.5 महीने बाद निगरान सेटअप दिखाई दे रहा है? मैं क्या, आज से कुछ तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले मैंने एक ट्वीट किया था कि बर्फ़ पिघली है और बर्फ़ पिघलने के साथ साथ सूरत हाल ये है कि किसी न किसी तौर पर राब्ते जो हैं वो दोबारा शुरू हुए हैं। उसकी एक वजह यह है कि अप्रैल के अंदर जो स्टेप लिया गया था 9 अप्रैल को, और गलती इस वजह से हुई थी कि पाकिस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट्स मुरतब की थी कि अगर इमरान खान की हुकूमत को यहाँ से निकाला गया तो PTI जो है ये हाउस ऑफ कार्ड्स यानी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, और उसके साथ साथ होगा ये कि इमरान खान चूँकि 4 साल की कारकर्दगी उसकी इतनी बुरी रही है कि लोग उस पर टमाटर फेंकेंगे, लोग उसका सामना नहीं कर सकेंगे। लेकिन 10 अप्रैल के रात जो लोग निकले हैं, तकरीबन 200-225 जगहों पर पाकिस्तान में निकले हैं और 60-70 लोग जगहों पर बाहर दुनिया में निकले हैं, और बग़ैर किसी चीज़ के, बग़ैर किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक सडन जिसे कहते हैं रिएक्शन हुआ, जिसके बाद एक बयानिया बिल्टअप होना शुरू हुआ। इस बयानिया बिल्टअप होने के बाद उन्होंने अपने आप को संभालने की कोशिश की लेकिन संभल नहीं सके। ट्विटर अकाउंट उनको 1 महीने तक खामोश होता चला गया और फिर उसके बाद किसी न किसी तौर पे उन्होंने केसेस में उलझाने की कोशिश की, और लेकिन केसेस भी नहीं उलझ सके क्योंकि उसका रिएक्शन अवाम से दोबारा दूसरी तरफ होता था। आखिरी जो हल्ला लगा है वो लगा है 17 जुलाई को, जब ये इलेक्शंस हुए हैं, ये जो उसमें 15 सीटें जब तो जीती गई हैं, तो ये 15 सीटें बुनियादी तौर पर स्टैब्लिशमेंट की सीटें हुआ करती थी। ये सीटें वो पीपल्स पार्टी को तोहफा देते थे तो पीपल पार्टी की हुकूमत बन जाती थी। ये सीटें जो कभी तोहफे में दिया करते थे उसको नून लीग को, तो नून लीग की बन जाती थी। तो ये बिल्कुल हिला के रख दिया क्योंकि मार्जिन इतना ज़्यादा था कि धांधली मुश्किल हो गई थी। अब रियलाइजेशन ये आई है कि क्या करें। जाहिर बात है कि इन्हीं पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ अदारों ने जिंदा रहना होता है। अदारे आसमान से नहीं आते। चकवाल का रहने वाला, जेलम का रहने वाला, कोहाट का रहने वाला, पनुआकल का रहने वाला अपनी अपनी इलाके के अंदर मुख्तलिफ किस्म की पार्टी एफिलिएशन रखता है और आवाम के साथ उसका रब्ता होता है। तो वो लोग भी इसी अदारे उसी माशरे से आते हैं, तो जाहिर बात है कि आसमान से तो नहीं उतरते। एक रियलाइजेशन ये आ गई। दूसरी रियलाइजेशन ये आई है कि क्या हम अपने इस मौजूदा स्टैंस को आगे कंटिन्यू करने की एबिलिटी भी रखते हैं कि नहीं, और अगर रिफ्ट पैदा हो गया, माशी बहरान पैदा हो गया, जिस तरह का सैलाब की सूरत हाल है, तो सबसे ज्यादा नुकसान तो अदारों का होता है। जाहिर बात है, बजट रुकेगा तो किसी अदारे का रुकेगा ना, बजट रुकेगा तो किसी बड़ी अदलिया का रुकेगा, किसी एडमिनिस्ट्रेशन का रुकेगा। पब्लिक तो बेचारी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना गुजारा कर लिया करती है। पाकिस्तान की जो 90% जो अवाम है वो सस्टेनेबल उसकी है। गांव के अंदर जो आपकी इस वक्त 70% आबादी है, उस पर महंगाई का असर नहीं होता। वो तो अब सिर्फ नमक लेने जाती है या कभी कभी अपना माचिस से चाय की पत्ती लेने जाती है, तेल आजकल लेने जाती है जो चलाने के लिए। उसके अलावा तो अगर रात सारी उम्र जो है, पूरा साल दाने आएंगे तो मोची को भी दे देंगे, दाने आएंगे तो जुलाई को भी दे देंगे, दाने आएंगे तो उसको इमाम मस्जिद को भी दे देंगे, हकीम को भी दे देंगे। उसी के इर्द गिर्द उनकी इकोनॉमी घूमती है। शहरों की जो आबादी होती है वो होती है बेसिकली वो अदारों के साथ मुंसलिक होती है। तो पाकिस्तान में अगर बहरान आता है तो सबसे
पहले उस इदारे को असर पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा पैसा लेता है, और सबसे पैसा देने वाला इदारा जो है तो एक सेंस प्रिवेल करनी शुरू हुई है और राब्ते भी शुरू हुए। और उसके वो मैंने याद होगा कि मैंने को आज से 1.5 हफ्ता पहले ट्वीट भी किया था, उसके पर नईम अशरफ भट्ट की स्टोरी में उसने भी बिल्टअप किया था और उस स्टोरी खासी आगे चली भी, और आज इमरान खान साहब ने उसकी किसी न किसी हद तक एक किस्म तस्दीक कर दी, जो कि पहले तौर पर तस्दीक जो है वो अरफ अलवी साहब ने की थी। तो इसका मतलब जो है कि मामला चल रहा है, लेकिन असल मसला ये होता है कि रंग में भंग डालने वाले लोग बहुत होते हैं। वो कहीं ना कहीं चाहते ये हैं कि ये किसी न किसी तौर पर इसको हम बिगाड़ें, क्योंकि असल मसला यह है कि आपने इन सारे मामलात के अंदर किसी एक को आउट तो करना है। वो इमरान खान को टेक्निकल आउट करना चाहते थे, वो हो नहीं पा रहा। अगर टेक्निकल आउट हो जाए तो हालात बिगड़ जाते हैं, और अगर वैसे आउट करना चाहें तो इलेक्शनों में अब नामुमकिनात में से कम अगले 5 साल में पाकिस्तान की सारी पार्टियां भी इकट्ठी भी हो जाएं तो इमरान खान को आउट नहीं हो सकता। तो कड़वी गोली जो है वो निकलनी है, हर पार्टी ने निकलनी है। अब या तो पार्टियां किसी न किसी तौर पर निकल जाएं, मरियम नवाज का पासपोर्ट जो है वो अदालत के अंदर पहुंच चुका हुआ है, जबाज शरीफ साहब जो है वो जा रहे हैं मलका बरतानिया की अपना रसूमात के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं, कोई हालात कोई ऐसी चीज जो है वो बिल्टअप हो भी सकती है। आपको नामुमकिनात में शामिल होती दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ज़फ़र हिलाली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाली साहब बहुत मशहूर है आपके वक्त के। हिलाली साहब, बात ये हो रही है कि खान साहब ने आज एक बयान दिया कि नया सेटअप आने तक, यानी इंतखाबात के बाद तक आर्मी चीफ को तौसी दी जा सकती है। अब ये इस तरह के बयानात का आना, क्या समझते हैं कि मामला फहमी की तरफ किस हद तक रुजू कर रहे हैं हमारे सियासतदान? ये तो इमरान खान ने इसलिए कहा है कि ये अपॉइंटमेंट अगर इस प्राइम मिनिस्टर से होता तो वही बेसिस पे होता जो पहले अपॉइंटमेंट्स इसके भाई के हो रहे थे। तो किसने कहा कि भाई इनसे तो बचो, इसलिए कि इन लोग जो भी अपॉइंट करते हैं ये इसलिए करते हैं कि उनका वो चाहत होता है। तो ये मेरिट और एक्सलेंस और रिकॉर्ड ये कुछ नहीं, ये कोई इस बेसिस पे होता है, और ये हमें बार बार पता चल गया है। तो वो अब क्या कहेगा बेचारा? वो ये तो नहीं कह सकता ना कि ये बात माने ये एक बहाना तो नहीं दे सकता है पब्लिकली। तो उसने कह दिया जो कहना था कि नया जो बंदा आएगा जो इलेक्शन जीत के आएगा, मगर दैट इज नॉट करेक्ट। ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं, दिस डज नॉट डिपेंड कि इलेक्शन कौन जीता। ये अपॉइंटमेंट्स डिपेंड करते हैं उनके मेरिट पे, कौन सबसे अच्छा है। ये पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट्स है, दीज आर ऑल पाकिस्तान अपॉइंटमेंट्स। ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स एक पार्टी के चार्ज के लिए नहीं है। सही। और ये सब जिस तरह बातें ये हो रही हैं कि निगरान सेटअप अगर आता है तो निगरान सेटअप जो है वो 90 दिन पे मुहित नहीं होगा, बल्कि उसे तवालत भी दी जा सकती है। आईनी तरीक़ाकार के तहत तो 90 दिन पर ही मुहित होता है निगरान सेटअप, तो फिर जवाज क्या बनाया जा सकता है आपकी नज़र में? देखिए, आईनी तरीके में 2 चीज़ें हैं। एक तो 232 है जिसमें इमरजेंसी लगती है और उसके बाद उसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन क्या ज़रूरत है कि उसको जो है कि 90 दिन से आगे ले जाया जाए? आप इंतहाई किस्म के सैलाब के दौरान भी इलेक्शन करवाते रहते हैं, आप उसके अंदर दुनिया की हर एक्टिविटी करते रहते हैं। सैलाब चलो ठीक है, सैलाब आ गया, उन इलाकों के अंदर नहीं आप करा सकते, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये ज़रूरत महसूस नहीं होती कि किसी तौर पर भी कोई एक निगरान सेटअप जो है वो 90 दिन से ज्यादा लाया जाए। क्योंकि असल वजह यह है कि एक बात तो तय है कि इमरान खान अगर वाकई इलेक्शन फेयर होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत असेसमेंट करने वाली ये नहीं कह सकती कि इमरान खान जो है एक अच्छी खासी साइजेबल मेजॉरिटी में नहीं आएगा। इमरान खान जो है वो 2018 वाला इमरान खान नहीं होगा जिसको बैसाखियों की जरूरत होगी। इमरान खान जो है वो कम से कम उस तरह का नहीं होगा जिसको डिसीजन मेकिंग करने के लिए चारों तरफ देखना पड़ेगा। निगरान सेटअप तो दुनिया का वीक तरीन सेटअप होता है जिसको अदालतें खींचती फिरती हैं। ओ भाई तुम तो तुम्हारी तो हैसियत ही नहीं, तुम अपने हद से तजावज कर रहे हो। जिसको एस्टेब्लिशमेंट खींचती फिरती है, ब्यूरोक्रेसी जिनका हुक्म नहीं मानती। हम नहीं रहे निगरान सेटअप के अंदर, हमें तो पता है कि 10-10 वो गिनते होते दिन, यार इसके 60 दिन पूरे होने वाले हैं, फिर फाइल बाहर निकालेंगे।
अभी इसको जाने दो, नया नई गवर्नमेंट आएगी तो देखी जाएगी। निगरान सेटअप के अंदर आप मुझे बताएं कि आपके 3-4 उसमें निगरान सेटअप तो आते रहे हैं, इसमें क्या सेटअप किया आपने? ज्यादा से ज्यादा वजीर आजम ने अपने घर के अंदर एक टेलीफोन एक्सचेंज लगवा लेता है, या कोई पुराना पुल टूटा हुआ था उसको मरम्मत करवा लेता है, या कोई डिस्पेंसरी सैंक्शन करवा लेता है, या कोई 4 लोगों को अपनी नौकरियां वगैरह। इससे ज्यादा क्या होता है निगरान सेटअप के अंदर? तो एक भूल है। और निगरान सेटअप बुनियादी तौर पर मुझे लगता यह है कि एक इस वक्त प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट लाने की कोशिश ना हो, क्योंकि निगरान सेटअप में वो सारे लोग आते हैं कि जो जॉन हॉपकिंस का पढ़ा हुआ है, तो जनाब रैंड कॉर्पोरेशन के साथ उसने काम किया हुआ है, तो फिर उसके बाद IMF में कहीं उसकी पोजीशन रही हुई है, या वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट रहा हुआ है। ये वो सारे के सारे जो हैं, ये जो गिद्धें बैठी हुई हैं पाकिस्तान की मैशत को जिन्होंने तबाह किया है। जो पहले दिन से, जिस दिन वो शुएब आया था अयूब खान के साथ वजीर खजाना आया था, और उसके बाद से लेके पाकिस्तान का हर वजीर खजाना जो है वो अमेरिका से मर्जी से लेके आता रहा है। ये लोग जो होते हैं ये निगरान सेटअप के लोग होते हैं। इलेक्शन कराओ और उसके बाद जो कुछ होता है, अगर शबाज शरीफ आता है उसको दो, कौम जिसको कहती है, ताकि वो कौम के मैंडेट से फैसले करे भाई। यानी सादा अक्सरियत जैसे हासिल होती है वो बरसर इक़्तिदार आए, फिर जो फैसले करना चाहे वो कर सकता है। हिलाली साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं। एक तरफ मरियम नवाज साहिबा भी अपने जो पासपोर्ट के हुसूल के लिए दरख्वास्त दायर कर चुकी हैं। क्या दिखाई देता है आपको कि मियां साहब की वापसी किस सूरत में हो सकती है? उनके लिए फजा साजगार क्या होगी जिसे देखते हुए वो वापसी के लिए रुजू करेंगे? मियां साहब, सुना यह है कि उनके 2 शर्त हैं। नंबर 1 के पंजाब गवर्नमेंट चेंज हो, और नंबर 2 के वो अरेस्ट ना हो और घर पे जाके रह सकें। ये 2 शर्त अगर आप पूरा कर दें तो वो आने के लिए तैयार है। और इसीलिए जो बातें हम सुन रहे हैं पंजाब में वो हो रहे हैं इस वक्त। मैं तो हैरान हो गया हूं कि ये ऐसे शर्त पे एक आदमी को आप वापस ला रहे हैं। आप अगर ये गवर्नमेंट कैसे चेंज करेंगे? फिर वही हरकतें करेंगे जो सिंध हाउस का हुआ था। क्या है, पूरा टोली काफ के आप ले जाएंगे और कहेंगे अब तुम चीफ मिनिस्टर बेशक हो, मगर अब तुम नवाज शरीफ के बैक चीफ मिनिस्टर हो, और इस वक्त इमरान खान के बैक चीफ मिनिस्टर हो। नहीं हो, ऐसा हो सकता है? इतना सिनिकल आप पॉलिटिक्स को बना सकते हैं? और कौन सा तरीका है भाई? और तोड़ना चाहते हैं आप पार्टीज को? PTI के लोगों से बात जो हो रही है, क्या करना चाहते हैं आप इस मुल्क के साथ, इस डेमोक्रेसी के साथ? ये एक जोक बन गया है। हिलाली साहब, इस वक्त जो मौजूदा मंजरनामा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को देखते हुए आपको ये लगता है कि अभी भी कोई टूट सकेगा? तो उनके पास तो मेजॉरिटी नहीं है, और पैसे की आप देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या, व्हाट मेक्स द मेयर गो राउंड इस मुल्क में। कमाल है, पैसे इस मुल्क में हर चीज कर सकता है। यही तो इस मुल्क की खराबी है। जो चाहता है, जिसके पास पैसे वो करता है, और हुआ है और हो रहा है। तो ये आप सवाल ना पूछें कि मकबूलियत है तो पैसे नहीं चलेंगे, वो बेच के चले जाएंगे, छोड़ देंगे पॉलिटिक्स। सो व्हाट? मतलब आने का पॉलिटिक्स में यही है कि पैसे बनाओ। जब आपको इधर कोई लिफाफे में बांध के दे रहा है तो लेके भागो। और ये सब हमने दहाइयों ये देखा कि हॉर्स ट्रेडिंग चलती है, फिर उस पर बयानियाँ भी कायम किए जाते हैं, कुछ लोग माफिया भी मांगते हैं और लॉन्ड्री से धुल के भी आ जाते हैं, लेकिन फिर वही तरीका कार हमें कुछ अरसे बाद दोबारा दिखाई देता है। इसकी रोकथाम किसके हाथों होगी, कब होगी? देखिए, मुझे बिल्कुल एक इस किस्म की एक से कहते हैं दीवाने की बड़ लग रही है। 3-4 मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस हैं जो इस्तेमाल करके गवर्नमेंट तब्दील की जा सकती है। नंबर 1 ऑप्शन तो ये है कि काफ लीग सारी की सारी जो है उसके 10 मेंबरान जो हैं वो चोरी शुजात को छोड़ के इस तरफ आ जाएं, जो कि मैं कम अज़ कम उस ख़ानदान को एक तवील अरसे से जानता हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आता। ठीक, एक क्राइसिस सिचुएशन बन सकती है, हो सकता है बन भी जाए, थोड़ी सी लड़ाई भी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा होना होता तो किसी और तरफ हो जाता, लेकिन वो एक ख़त था, वो ख़त पे जिस तरह से वो लिखा गया है और जिस तरह बेदिली से लिखा हो गया है सब जानते हैं, और वो उसके घर वाले भी, हम भी जानते हैं। एक तो ये ऑप्शन।
दूसरी ऑप्शन ये है कि आप जो हैं वो किसी तौर पर वो पीटीआई के कुछ लोगों को तोड़ें और उनको अलहदा करके आप ऐसा कहें कि गवर्नर कहे कि आप अपनी जो है वो मेजॉरिटी आप असर्ट करो। उसमें वोटिंग होगी, जब वो वोटिंग होगी तो कुछ लोग नहीं होंगे तो वो मेजॉरिटी जो है वो असरटेन नहीं कर सकेगा। उसमें शायद काफ लीग के 2-3 लोगों को अलग कर ले, 4, 5, 6, 7, एक ये ऑप्शन है। लेकिन उसमें भी अगर पीटीआई के लोग निकलते हैं तो पीटीआई में इस वक्त एक खौफदारी है कि जो भी उनका लोटा होता है उस लोटे को लोगों ने इस पूरी तरह रिजेक्ट किया है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अब वो आइंदा उन्होंने इलेक्शन लड़ना है तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना साले सनम वाली जो बात होती है कि वो ना नून लीग की टिकट पे लड़ सकेंगे, ना 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 पीपल्स पार्टी की और ना काफ लीग की, वो पीटीआई से। अब आखिर अगर आपने तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना एक आखिरी रह जाता है। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो 63A की जो तलवार है वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका हुआ है कि उनके वोट ही काउंट नहीं होंगे। तो वह वोट ही काउंट नहीं होंगे तो किस तरह, तो ये मेरे तरह आप जैसे तज्जियाकारों ने कुछ छोड़ी हुई है जिस पे हम बैठ कर गुफ्तगू करते हैं, हमारा 10-15 मिनट का टाइम पास हो जाता है, मजा आ जाता है, टॉपिक मिल जाता है, यही तो बात है। सही। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर वज़रा की यह राय है कि कभी इम्कान है कि खान साहब नाअहल हो जाएंगे? हम मफरूज़े पे बात कर लेते हैं। अगर खान साहब की नाअहली होती है तो पीटीआई का मुस्तकबिल और अवामी रद्द अमल क्या देखता है? अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर दें और घर भेज दें तो वो घर से इलेक्शन जीतेगा और उसकी पार्टी वो घर से चलाएगा, और अगर आप उसको जेल में भेज दें तो वो जेल से जीतेगा और वो जेल से अपनी पार्टी चलाएगा। तो आने वाले दिनों में अगर वो इसी तरीके से पार्टी चलाते हैं तो उनके पार्टी चलाने में और मियां नवाज शरीफ साहब के पार्टी चलाने में फर्क क्या देखता है? नहीं, उनका तो हैंड्स ऑन अप्रोच होगा, उनका मॉरल जस्टिफिकेशन होगा। कोई मान ही नहीं सकता कि आप एक आदमी को कभी आप कहते हैं कंटेम्प्ट, कभी आप कहते हैं टेररिस्ट, जब वो आदमी बता रहा है आपको कि मैंने क्यों कहा और क्या कहा, और कह रहा है मैं आके पार्डन चाहता हूं, रिमोर्स है मुझे, अफसोस है मुझे। ये वो जो फॉर्मूला लफ्ज जो 200 साल पहले फॉर्मुलेट हुए थे, अगर वो नहीं कहता है तो इसका मतलब नहीं है कि वो वापस नहीं ले रहा है। वो तो कह रहा है I'll take it back। नहीं, आप वही माने कि थिसोरस आप इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये क्या बात क्या है भाई? वो एक आदमी अपने दिल से कह रहा है कि मेरे से गलती हो गई है, मैं पार्डन मांग रहा हूं। आप कह रहे हैं नहीं, अच्छा चलिए ठीक है, ये आपका हक है, आप कोर्ट हैं, आप नहीं मानते, आप समझते हैं कि नहीं अनरिजर्व्ड नहीं है, उसका कोई रिजर्वेशन के साथ वो पार्डन मांग रहा है, तो आप उसको कंटेम्प्ट में निकाल दें और इलेक्शन कराएं, वो अपने घर से चलाएगा। और ये सब जिस तरह बात कर रहे हैं हिलाली साहब, मैंने बेशतर वज़रा से ये सवालात किए कि अगर खान साहब अपने लहजे में तब्दीली लाते हैं, माफ़ीनामे की तरफ जाते हैं, तो ये एक अच्छा इकदाम होगा। तो उनका ये कहना है कि फिर उनके खिलाफ एक ऐसा बयानिया बनेगा कि वो यू टर्न मास्टर अभी भी हैं, वो अपनी कही हुई बात पे डटे नहीं रहते। अब इस तरह के बयानिए जो उनके खिलाफ, खान साहब के खिलाफ बनते रहे, क्या किसी की मकबूलियत आपने देखी है अभी तक? देखिए, पहली बात तो है कि जब मकबूलियत का लेवल होता है ना, तो उसके साथ कोई चीज़ भी नहीं ठहरती, वो बहा के ले जाती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के ज़माने में रूसो जो था सबसे पॉपुलर शख्स था, उसके दिमाग में एक खन्नास आया, उसको स्विट्ज़रलैंड में बैठ के उसने अपनी किताब लिखी कन्फेशंस, यानी ऑटोबायोग्राफी, और उसने लिखा कि मेरे बहुत अपने जायज़ किस्म के रिश्तों से भी ताल्लुकात थे, मैं ये था वो था, बहुत फजूल बातें लिखी। वो किंग लुई जो था उसको पता चला, उसने किताब जो थी वो जहाँ पर वो है बात है, उसने कहा तकसीम करो लोगों को। तकसीम जब हुई तो लोग नहीं मानते थे, लोग कहते थे कि ये बादशाह ने उसके रूसों के कहने के ऊपर कि नहीं, रूसों की बजाय खुद लिख के बांटी है, ये झूठी किताब है, लोग नहीं मानते। पॉपुलैरिटी का एक देखिए, अगर इमरान खान को आज नाअहल करते हैं, मैं एक बात बताऊं, रिएक्शन में पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी लेके अगर वापस आ गई और वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स करके उन्होंने सारे के सारे फैसले मुंह पे दे मारे और इमरान खान वापस अगर असेंबली में बैठा हो तो आपके पल्ले रह के जाएगा और रिएक्शन इससे बड़ा आएगा। आप सोच नहीं सकते। देखिए ना, दो तरीके कहते हैं। नवाज शरीफ साहब जब निकाले गए थे
तो उस वक्त शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत थी। 3.25 घंटे इंतजार किया था, पंजाब हाउस से लोग नहीं इकट्ठे हो रहे थे सामने आके डी चौक में आने के लिए, और पुलिस 3000 पुलिस वाले सिक्योरिटी पे लगे हुए थे कि जुलूस को कोई कुछ ना कहे। वो 3000 पुलिस वाले अगर 25 मई की तरह डंडे लेके नून लीग पे पड़ जाते तो नून लीग का पता नजर ना आता। रास्ते में हर एसपी, हर डीआईजी, हर कमिश्नर, हर डीसी की ड्यूटी थी कि मुझे को निकाला का जुलूस है उसको जनाब कॉर्डन करके लाहौर शदारा तक पहुंचाना जहां बंदे इकट्ठे हुए थे उसमें। और 10 अप्रैल में जमीन आसमान का फर्क है। कोई तो रियलाइज करो यार तबसरा करते हुए। अगर नवाज शरीफ में ये अहलियत होती निकलते हुए और दो इस तरह की बात तो कभी पाकिस्तान छोड़ के ना जाते, वो इसी तरह की मूवमेंट चलती। अब आपको बात जो उन्होंने किया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली मसला, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बुनियादी तौर पर फेरोस ने कानून बनाया था, फराइन मिस्र के जमाने का कानून है। उन्होंने अपने कुछ जजों ने शिकायत की फिरौन को कि जनाब आप हमें कहते हैं बनी इसराइल को सजा दो, ये हमारे गालियां निकालते हैं, हम क्या करें। और वो एनल्स ऑफ हिस्ट्री में आता है कि उसने कहा कि जो जज की बेइज्जती करेगा जज उसी वक्त उसको फांसी की सजा दे सकते हैं। अब ये वो इख्तियार है कि जो रोमन ने भी लिया, फिर उसमें बेबीलोनिया में भी आया, फिर एंग्लो सैक्सन लॉ में। आप तुम कौन होते हो, हम तुम्हारे रहमो करम पे छोड़ते हैं। बात हलाली साहब की बिल्कुल ठीक है कि जब रहमो करम पे छोड़ दिया तो आप मैग्नेनिमिटी दिखाएं। और अब इमरान खान का मसला ये है कि उनका मानना डबल एज वेपन हो सकता था। अब ये बुनियादी तौर पर एक अब केस जब चलेगा तो फिर उसके बाद मेरिट पे बातें शुरू होंगी कि क्या वाकई। अब ये है बेसिकली हायर जुडिशरी का केस नहीं है, ये लोअर जुडिशरी का केस है। मैं रिमांड देता रहा हूं, ठीक है जी। रिमांड देते वक्त अगर कोई एक आदमी जिसको रिमांड पुलिस मांग रही हो और वो जाके क्वेश्चन उठा दे कि रात को पुलिस ने मेरे ऊपर तशद्दुद किया है, तो ये लाजम है मैजिस्ट्रेट के ऊपर कि रिमांड देने से पहले उसके मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए, क्योंकि आप पुलिस को कस्टडी मारने के लिए नहीं देते। लेकिन जब आप ये फैसला करते कि नहीं मैं पुलिस को, और ये कोई शहबाज के साथ पहली दफा हुआ है, पाकिस्तान के हर जिले में, हर थाने में, हर इलाके के अंदर मजिस्ट्रेट जो हैं हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिमांड देते हैं। पुलिस वाले मार मार के उनकी खाल उधेड़ी होती है और मूंछों पे तौ लगा के रहते। जब आपकी पूरे पाकिस्तान में ये रेपुटेशन हो कि आपको साहिल खड़े होकर गालियां दे और कहे कि तुमने तो ये कर दिया मेरे साथ, तुमने तो ये जुल्म कर दिया, और आज आप सीसीटीवी कैमरे लगा दें और सारी अदालतों के बाहर जाके देख लें कि लोअर जुडिशरी के बारे में लोग क्या कहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो हिलाली साहब यह है कि मैं समझता हूं कि इमरान खान अदालत को खुद खत्म कर देना चाहिए। ये केस अगर वहां चला, यहां बहस शुरू हुई, पंडोरा बॉक्स ओपन हुआ, तो ये डबल एज वेपन है, ये किसी को भी कत्ल कर सकता है। पंडोरा बॉक्स अगर ओपन हुआ तो डबल एज वेपन है, किसी को भी कत्ल कर सकता है। हिलाली साहब, रॉबिन राफेल के हवाले से खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने उनसे मुलाकात की है। पीटीआई ये क्लेम करती है कि 3 साल पहले की ये तस्वीरें हैं जो अब मंजर आम पे आ रही हैं, ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। इस तरह के प्रोपेगेंडा बनाने से सिफारती महाज के ऊपर आप पाकिस्तानी तशख्खुस को कितनी कदगन लगाते हैं? देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, उसका डिनायल आ गया है कि वाकई वो नहीं आई है और उससे नहीं मिला? सर, आ गया, ये कंफर्म्ड हो गया जी। पीटीआई ने क्लेम किया है कि वो 3 साल पहले नहीं मिला है उससे। नहीं, ये तो इसने कहा था, फवाद चौधरी ने कहा था जी। अब फवाद चौधरी कह रहा है कि मैंने बात नहीं की उनसे और मुझे पता नहीं है। अगर इस वक्त फिर आई है, क्या आपका क्या इत्तला है? अभी तक की हमारी जो इत्तला है वो यही है कि पीटीआई ने उसको कुछ देर पहले एक निजी टीवी के ऊपर ये बात की है कि ये 3 साल पुरानी है और ये हुकूमती एजेंडे पर चलने वाले एक चैनल ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेट किया। देखिए, मैं आपको इस बात की जवाब देने के पहले मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि आपने सुना होगा पेरोन एक डिक्टेटर था अर्जेंटीना का। पेरोन ने अपना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अर्जेंटीना में नहीं था, वो स्पेन में था, एग्जाइल में था, सही, सालों से एग्जाइल में था। वो इलेक्शन चलाया और जीता और पूरी डेलीगेशन पार्लियामेंट की आई और स्पेन से उसको कहा मेहरबानी से आप वापस आएं
स्पेन की अर्जेंटीना की अवाम चाहती है कि आप आके मुल्क चलाएं, तो अगर वो कर सकता है स्पेन में बैठ के, ये घर से नहीं कर सकते? आपने देखा नहीं है इंडिपेंडेंस मूवमेंट में गांधी किधर था और क्या फैसले करता था, नेहरू जेल से क्या क्या नहीं करता था। क्या बड़ी बात है, इस आदमी को आप देखेंगे जब पॉपुलर मैस रिस्पांस होगा, ये किधर भी बैठ के चला सकता है। आप इसको डिस्क्वालीफाई करके देख लें ना। वो क्यों नहीं इलेक्शंस किया? वो जो 9 लोग के इलेक्शंस करने वाले थे, वो क्यों रोक दिया आपने? कि पानी हो गई है। पानी किधर थी? कराची के 3 सीट्स में आज शायद हो गई है, उस वक्त तो थी नहीं। ये सबका मतलब क्या है भाई? अंधे तो नहीं है, सब समझते हैं क्या हो रहा है। पॉलिटिकल फेस सेविंग चाहिए थी वफाकी हुकूमत को, जिसकी वजह से वो 9 हल्कों के ऊपर इलेक्शन नहीं हो सके। इसी बारे में मजीद भी बात करेंगे। सैलाब की तवक्कारियों, बहाली के लिए अब तक जो इकदाम किए गए हैं और उस पर उठने वाले जो सवालात हैं, उस पर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में सैलाब आया और उसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। आलमी इमदाद के लिए हुक्मरान गए और इमदाद पाकिस्तान भी आई। टेलीथॉन का सिलसिला भी चला और एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी हिस्सा डाला, और पाकिस्तान में मौजूद जो मकामी लोग हैं उन्होंने भी बहुत बड़ी तादाद में जो अशियाए खुरनोश है वो तबाहशुदा इलाकों की तरफ रवाना की। लेकिन इसके बाद अब कुछ शफाफियत के ऊपर भी सवालात उठना शुरू हो चुके हैं कि बैरून मुल्क से जो इमदाद आई है वो किस निज़ाम के तहत मुतासरीन में तकसीम की जाएगी और उसकी शफाफियत को कैसे मुमकिन बनाया जाएगा। और ये सब जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब ने अंतोनियो गुतेरेस साहब को बारहा ये यकीन दहानी करवाने की कोशिश की कि हुजूर आप जो पैसा भेज रहे हैं वो हम आवाम तक शफाफी को मद्देनज़र रखते हुए पहुंचाएंगे, आपको ये लगता है कि ये मुमकिनात में से है? देखिए, 1973 में बशाम के ज़ल्ज़ले से हमारी बदनामी आलमी दुनिया में शुरू हुई। बशाम के ज़ल्ज़ले का जब इस वक्त सूरत हाल आई तो आपको याद होगा कि एक इंटरनेशनल अकाउंट खुला था और पता चला था कि स्विट्ज़रलैंड में वो पैसे रखवाए गए और बहुत बड़ा स्कैंडल बना था, जिसके ऊपर बाद में कहीं सुना जाता है कि गुलाम मुस्तफ़ा खर की और बेनज़ीर की आपस में लड़ाई भी हुई थी। उसके बाद बेगम भुट्टो बहुत लंबे चौड़े स्कैंडल आए। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता 74 के ज़ल्ज़ले में, लेकिन 2005 के बाद हुआ ये कि 2005 का जब ज़ल्ज़ला आया है तो हुआ ये था कि पाकिस्तान का पूरा सेटअप जो था, जो कि नेटवर्क होता है, जो कि अंग्रेज़ ने 1800 कुछ में 90 में कुछ बनाया था, सिविल डिफेंस का सेटअप जो है वो उठा के फेडरल गवर्नमेंट में ले गए थे, जिसको कहते थे NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। दुनिया पूरी में जो सिस्टम होता है ना जी, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का, ये लोकल लेवल पे होता है। 9/11 जब हुआ था ना तो पेंटागन से लोग नहीं आए थे, वो फायर फाइटर न्यूयॉर्क के थे, उन्होंने वहीं जाके काम किया था। टेक्सास में आग लगे तो ये नहीं हो सकता कि कहीं ऐसा आप कहें कि जी वहां से उठा के जी वाशिंगटन DC से बुलाओ या न्यूयॉर्क से बुलाओ, हेल्प के लिए सर्विंग से बुला लेते हैं। पाकिस्तान में एक शानदार किस्म का फायर ब्रिगेड का, सिविल डिफेंस का सिस्टम था। वो NDM में चूंकि जाहिर बात है इतनी बड़ी हेड आई हुई थी, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, वो एक बॉर्डर स्ट्रक्चर बन गया। अब वो इतने बड़े बड़े गोदाम बन गए जिसमें से टेंट जो हैं वो रखे गए, इमदादी सामान रखे। उसके नीचे उन्होंने प्रोविंशियल लेवल पे छोटे लेवल की प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज भी बना दी, बहुत लेटर ऑन आके बना दी गई। लेकिन पाकिस्तान का पूरा सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पे फेडरलाइज कर दिया गया। उस 2005 से लेके आज तक मुझे बताइए, ज़ल्ज़ले की इमदाद का क्वेश्चन किसी ने उठाया? ये बालाकोट नया शहर आबाद हो जाएगा, ये जनाब इसके अंदर एक साइड पे इधर से हम इसको ये कर देंगे, ये मुजफ्फराबाद को हम इतनी इमदाद आ चुकी है, हम दुनिया बदल के रहे। अब दोबारा जो है 2010 के अंदर आया, उस 2010 में NDMA की कारकर्दगी 0 थी। सैलाब आया था, चूंकि वो सिंध के इलाके में आया था, बेचारे इसको
रोता वोता कोई नहीं है। अभी जो है सैलाब आया है वो भी सिंध के और बलूचिस्तान का उसके KPK के थोड़े इलाकों में है, लेकिन पंजाब के इसमें आया। अब वो गरीब आदमी किधर रोएगा? मैं आपको कल हमारी एक दोस्त गए हुए थे राजनपुर के इलाके के अंदर, वहां पर आप मुझे बताएं कि होता क्या, इंटरनेशनल एड क्या आती है, कभी इंडेंसियों को देते हैं, फलां जगह देते हैं। एक गांव में वो गए, वहां जाके वो तो लोगों को खुराक तकसीम कर रहे थे। एक और NGO जो हमारे यहाँ होती है जबरदस्त किस्म की, वो गई हुई थी। तो उन्होंने कहा जी आप किस लिए आए? कि जी हमें एक अपना नॉर्ड है अपना नॉर्वे की, उन्होंने हमें पैसे दिए हैं और हम चाहते हैं कि 2-2.5 महीने जो बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाएंगे, हम उनके 2-2.5 महीने के बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम करेंगे। सही। उसने कहा भाई हम तो 60 साल से स्कूल में नहीं गए, तुम 2-2.5 महीने की बात करते हो। ये वो लोग हैं कि जो मलेरिया होता है तो वहां जाके लोगों को जाके साफ पानी के लिए पम्फलेट भेज के आ जाते हैं। एक तो ये इमदाद का सत्यानाश होगा। दूसरा यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान जो इस वक्त रिफ्ट बनी हुई है, उसमें समझ नहीं आएगी कि पंजाब में कौन सा बातचीत होगा। कोई इंटरनेशनल एड जो है वो पंजाब गवर्नमेंट में कैसे तकसीम करेगा? वो अपने थ्रू तकसीम करने की कोशिश करेगा, नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। पॉलिटिकल रिफ्ट की वजह से आपको ये तकसीम जो है इसमें शफाफियत दिखाई नहीं देती। ठीक है, मैं आपकी तरफ और ये सब दोबारा वापस आता हूँ। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं सैलाब की तबाहकारियों के बाद जो ग़िज़ाई किल्लत के खदशात पैदा हुए, टमाटर और प्याज की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी, वो कम हो गई, लेकिन सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। ये इसी तरीके से ग़िज़ाई किल्लत बढ़ती रही तो अवामी रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, पहले बात तो जो आपने कहा था कि तकसीम के बारे में, ये मेरे पास एक वीडियो है इस वक्त जो ब्रिटिश UK एड, एक ब्रिटिश का फ्लैग है, UK एड है, नॉट फॉर सेल है, और ये यूटिलिटी स्टोर के बाहर बिक रहा है। और मैंने सुना है सक्कर में 3 लोग अरेस्ट भी हो गए हैं इसलिए कि वो नॉट फॉर सेल एड जो है वो बेच रहे थे। टमाटर के बारे में जो कहानी है वो तो इतनी अफसोसनाक कहानी है। मैंने तो जब पहले दफ़े मुझे किसी ने वो भेजा था वीडियो उसका, वो फेंक रहे थे टमाटर और प्याज जो ईरान से आए थे, वो कह रहे थे कि ये इसलिए है, वो नहीं चाहते थे कि ईरान से टमाटर आए। मगर बाद में एक्सप्लेनेशन ये आया कि वो बलूचिस्तान में हो रहा था और बलूचिस्तान का जो प्रोड्यूस है वो मार्केट में आने वाला था, लिहाजा वो नहीं चाहते थे कि टमाटर की कीमत गिर जाए, इसलिए कि ईरानियन टमाटर आने लग गए। मुझे अब आप कह रहे हैं कि एड में तकसीम में करप्शन होगा कि नहीं? 100% होगा। किधर नहीं होता है करप्शन इस मुल्क में? 100% होगा। कितना, किस हद तक होगा मुझे नहीं पता, मगर आई कैन टेल यू कि होगा, पक्का होगा। अब ये साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो बार बार वो गैथरेस के सामने कह रहे थे, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कुछ नहीं होगा, हम पूरा दिन खड़े होंगे और हम तकसीम करेंगे, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये वो बेचारा वो सेक्रेटरी जनरल UN वो मेरे ख्याल में पूछने लगा था, भाई मैंने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें कि नहीं होगा, तुम क्यों इतना कह रहे हो कि होगा होगा और मैं देखूंगा और मैं ये करूंगा और कभी नहीं होगा और फुल विजिलेंस होगा। तो ये आप ये बताता है आपको कि एट दैट लेवल किस किस्म के एश्योरेंसेस दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, और हमारा रेप्यूटेशन क्या है। दूसरे लोग नहीं कह रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं हमारा रेप्यूटेशन क्या है। और मैंने आपको अभी एक तस्वीर बताई है, नॉट फॉर सेल का आटा ब्रिटिश का खुला हुआ यूटिलिटी स्टोर के आगे। और ये साहब आप क्या समझते हैं कि गंदम की इंपोर्ट के हवाले से जो हमारे यहाँ पॉलिसी मुरतब की गई है, क्या वो पॉलिसी दुरुस्त है या उसमें तब्दीली की जा सकती? देखिए, ये जो उन्होंने टमाटर्स की बात की है वो बेसिकली जो इस वक्त जो हमारा बलूचिस्तान है वहाँ प्याज और टमाटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बल्कि वो एक दूसरे को कहते हैं कि प्याजी मलक है, यानी इसके 2
अगर उसकी ट्रक पास के निकल जाए तो वो दो पकड़ियाँ जो है उनका बल ज़्यादा उसका बढ़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा टमाटर भी होता है, प्याज भी होता है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये तो हमारे यहाँ प्राइस कंट्रोल का मसला है। देखिए, नई फसल तो आई नहीं, फसल तो ऑलरेडी मौजूद थी और उसी रेट पर उन्होंने खरीदा हुआ था। ये तो बेसिकली प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती थी एक ज़माने में, अल्लाह बख्शे कभी ज़माने में दुनिया बेहतर होती थी तो वो फ़ौरन तौर पे एक मजिस्ट्रेट होता था, वो बेचारा जाके देखता जाता था और सारे इसको कंट्रोल करता था। आप मुझे बताएं कि एक अपना खेत से 50 रुपये किलो अगर टमाटर एक आदमी खरीदता है तो वो लाहौर के डिफेंस तक आते आते 400 रुपये कैसे हो जाता है भाई? आप खेत के अंदर जो उसकी रेट है, जो एक गरीब आप किसान से खरीद रहे हैं, वो रेट आप देख लें और बाकी पूछ लें प्राइस कंट्रोल कमेटी से, डिप्टी कमिश्नर से पूछेंगे भाईजान ये यहां तक कैसे आ गया। असल मामला तो ये है, असल मामला तो यह है कि हमने उसको बढ़ने का, मैं आपका लाहौर शहर के अंदर कम अज कम 3 हिस्सों में मेरे अगर 400 में टमाटर बिकता रहा, मैं एक जगह गया वहां 150 में बिक रहा था, दूसरी जगह 250 में बिक रहा था, तीसरा ये फर्क कैसे आ गया? ये आसमान से ये एक 50 रुपए का 70 रुपए का फर्क कैसे आ गया? असल मसला यह है कि पाकिस्तान इज फ्री फॉर ऑल। पाकिस्तान में आपके मुकदमे पता है क्या है? इमरान खान पे दहशतगर्दी का मुकदमा बनाओ, उसको जनाब अपना उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो बुलाए, फिर इलेक्शन कमीशन बुलाए, फिर उसके बाद उसका ये दूसरा एक दो और चीज को निकाल लो, फिर उसके बाद फॉरेन फंडिंग बुला। पाकिस्तान के अवाम की हैसियत क्या है इन लोगों के नाम ने? जहन्नम में जाएं ये लोग, 22 करोड़ अवाम जहन्नम में जाएं। पाकिस्तान का मसला तो यह है कि इमरान खान को आउट कैसे करना है, यह है इनका मसला। अदारों का भी मसला यही है, हुकूमत का भी मसला यही है, तो रोते किस बात के हो भाई? यानी बुनियादी मसाइल के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती और मसाइल दूसरे बनाए जाते हैं और उसी के ऊपर सियासत की जाती है। हिलाली साहब, सिंध हुकूमत ने गंदम की जो सरकारी नर्ख है फी मन 4000 रुपए मुकर्रर की है और उसका जवाब ये बनाया है कि सैलाब की तबाहकारियों के बाद जिनकी फसलें खराब हो गई उन किसानों को मोटिवेट करने के लिए 4000 रुपया रखा गया है। इसके असरात महंगाई के ऊपर क्या देखते हैं और ये मंतिक कैसी समझते हैं जो उन्होंने जवाब बनाया जिसका? देखिए, उसका इम्पैक्ट क्या होगा मुझे इतना नहीं पता, और जाहिर है जब बेस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो सब पे बढ़ती है, इट्स लाइक पेट्रोल, सब पे बढ़ती है। मगर आपको मैं ये बता दूं कि सिंध में तो कुछ भी हो सकता है ना, वो तो कुछ भी, मिसाल के तौर पे टेंट्स गोदाम में बंद हैं, वडेरे टेंट्स का वो वडेरे के पास टेंट्स जो हैं वो गोदाम में वो बंद हैं। एक MNA के बेटे को लोगों ने कहा, वो तकसीम कर रहा था खाना, गाड़ी से फेंक रहा था या दे रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे नहीं लेते, उतरो पानी में खड़े रहो, अपने पैर गीले करो और देखो हम कैसे रहते हैं और फिर आओ और तकसीम करो। यू सी, सिंध में तो सुना है कि वो लोगों को मारने लग गए। सिंध में तो मैंने किसी मिनिस्टर को आज सिंध में नहीं देखा है तकसीम करते हुए। लगता ये है कि वो डरते हैं जाने, वो डरते हैं इसलिए कि जाएंगे तो शायद वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इस तरह के मुझे नहीं पता कि सिंध में क्या हो रहा है। इसी तरह का ही देखने को मिला है हिलाली साहब, जो भी गया है उसे इस तरह की रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा है। यस, तो इन लोगों के हाथ से कुछ भी हो सकता है। दे आर द गवर्नर, दे आर द रूलर्स ऑफ सिंध। तो आप मुझे पूछ रहे हैं कीमत बढ़ेंगे, मैं कहता हूं कीमत नहीं भी बढ़ेंगे, डबल हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। और ये सब पेट्रोल की कीमत कम नहीं हो रही और हो भी नहीं सकती, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी वाकई हो रही है, तो उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे रुपए की डिवैल्यूएशन भी हो रही है और सेल्स टैक्स में भी आपने इजाफा करना है, लेवी को भी बढ़ाना है। नेपरा ने आज 4 रुपए फी यूनिट बिजली के इजाफे में मंजूरी दे दी है जुलाई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में। इसी तरीके से ये बिजली के बम अवाम पे गिराते रहेंगे, अवाम किधर जाएंगे सर? वो तो इस वक्त इतने मुश्किल का शिकार है, वो कहते हैं या तो बिजली का बिल अदा कर सकते हैं या अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि IMF जो है वो कभी आपसे ये नहीं कहता कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, या IMF ये नहीं कहता कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ। IMF कहता है कि जहां मर्जी से खान खोद के सोना निकालो, ज़मीन से फसलें उगाओ,
टैक्स पूरा करो और जो तुमने पर पूरी दुनिया के अदारों से कर्जा लिया हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो कर्जा वापस करो। IMF का बुनियादी मैंडेट एक यही है कि वो आपके पास कुछ पैसे पार्क करता है और कहता है कि मैं इसलिए पार्क करता हूं कि ताकि आप मजीद कर्जा ले सकें और कर्जा की किस्त अदा कर सकें। हम करते क्या हैं? हम करते ये हैं कि वो सारा जो हमने पैसा इकट्ठा करना है वो आम आदमी को ट्रांसलेट करते हैं। एक आदमी, आप खुद सोचें कि एक आदमी जिसकी इतनी बड़ी मिल है उससे तो हम पैसे नहीं मांगते। अभी देखा ना, मिफ्ता इस्माइल ने लगाया ना, वापस लेना पड़ गया। लेकिन मैं जो चीनी लेने जाएगा वो चीनी लेने के ऊपर मैं उसके ऊपर 17-18 रुपये पैसे दूंगा। मैं जूता खरीदूंगा उसके ऊपर 50 रुपये दूंगा। मैं किसी होटल में खाना खाऊंगा तब। पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उन्हीं का बोझ है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का आसान तरीका होता है कि बिजली महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो। एक साथ होगा, जाहिर बात है गवर्नमेंट बंदा गाड़ी चला सकेगा और ना उसकी बिजली हम काट के चले जाएंगे। ये जालिम लोग हैं। आप सिर्फ डिफेंस की घरों के अंदर से गाड़ियों की तादाद गिनना शुरू कर दें तो आप हैरान रह जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये कितना सेल टैक्स, जो मुल्क अपनी सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद दुकानदारों की लिस्ट ना बना सके, जहां एक पान वाला जो है वो रोज रात को 5 लाख रुपया लेके उठे नफे में, पान वाला, और वो टैक्स ना दे रहा हो, और आप पान के खरीदते हैं, पान का पत्ता खरीदने के ऊपर आप टैक्स दें, तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ नहीं कर रहे। पाकिस्तान को 50 मईशतदानों ने तबाह किया है, जो हर दफा पाकिस्तान की पॉलिसी बनाते हैं ये वहां के पड़े हुए हैं, उन्हीं के एंटीना पे इनको चलते हैं। यही जो होते हैं, एक आता है वही उसको दोबारा लेके आ जाता है, उसको ले आओ, फलाने को ले आओ, वही चेहरे हैं जो घूमते रहते हैं। ये कभी पाकिस्तान के शराफिया पे टैक्स नहीं लगेगा। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं कि IMF जो हमें कहती है, वर्ल्ड बैंक कहती है, मैं खुद फिनांस में रहा हूं, आप अपना टैक्स इंप्रूव करें। IMF का बाप नहीं को आपको कह सके कि कीमतें। टैक्स सिस्टम में अगर तब्दीली लाई जाए और बिलावास्ता महसूलात को बिलवास्ता महसूलात के जरिए इकट्ठा करने की कोशिश आए तो सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है और बेहतर भी हो सकती है। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, रवां हफ्ते शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने वाला है 15 से 17 सितंबर को, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की अहमियत किस कदर है और पाकिस्तान उसमें किस हद तक अपनी जगह बना सकता है, हमारी खारजा पॉलिसी के महाज के ऊपर पॉलिसी लाइन क्या है, किस हद तक सूदमंद है और किस हद तक उसे तब्दील करने की ज़रूरत है। हिलाली साहब की तरफ बढ़ते हैं। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान अगर शिरकत करता है तो किस तरीके से अपने आप को वहां पर मनवा सकता है, या फिर मौजूदा हुकूमत में इतनी सलाहियत ही नहीं है? मैं समझता हूं कि ये जो हुकूमत है, बाहर के जो दूसरे लोग हैं, हुकूमत हैं, वो मानते ही नहीं है कि ये ज़्यादा चल सकता है। वो मानते ही नहीं है कि ये ठीक ठाक इलेक्ट होके आए हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि 6 महीने हो गए हैं मेरे ख्याल में, और शहबाज शरीफ ने इंडिकेट किया है कि वो चीन जाके प्रेसिडेंट जी से मिलना चाहता है, मगर उनको कहा गया कि वो कुछ मसरूफ़ हैं। आज तक उनकी मुलाकात नहीं हुई है। 6 महीने हो गए हैं, कितने महीने हो गए हैं पता नहीं क्या। ये क्यों हो रहा है भाई? आपने तो देखा कि आप रूस के नज़दीक नहीं जा सकते हैं, आप डरे हुए हैं अमेरिका से। और ये रिजीम चेंज जो आपका सबसे बड़ा लीडर, सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे अहम लीडर ने कहा है कि ये अमेरिका ने किया है, वो सब मानते हैं कि अमेरिका ने किया है, नहीं तो वो कहते हैं ये क्यों करता। आप यू आर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, तो आपको अहमियत क्यों देंगे? आप देख रहे हैं कि चीन और इंडिया के साथ उनके लद्दाख में और नीफा में उनके बड़े अरेंजमेंट्स हो रहे हैं विड्रॉल के। ये क्यों हो रहे हैं? आपका नामो निशान ही नहीं है उधर। और सब लोग जानते हैं कि आपने फुल टर्न करके अमेरिका के गोद में वापस कूद रहे हैं। अमेरिका ने कहा था कि इसको निकालो,
जब आपने इनको निकाला आपको क्या मिला? $450 मिलियन मिले हैं आपके स्पेयर पार्ट्स F-16 के लिए, नॉट एज ए गिफ्ट, वो भी आप खरीदेंगे अप टू 450 मिलियन। आप तो कह रहे हैं थैंक यू एज इफ के कोई गिफ्ट है, कोई ग्रांट है, मगर आपको पता है कि अगर आप वो नहीं लेंगे तो आधा आपके फाइटर प्लेन्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने 1-2 मिलियन कह दिया है ट्रांच दे दो इनको IMF को, और 1-2 मिलियन 4 से 6 बिलियन बढ़ा दो IMF का पैकेज, वो भी आपको मिल गया है। फिर UAE के, सऊदी अरेबिया और कतर, इनको कहा हाँ ठीक है आप इनको कुछ पैसे दे दें। देखिए आप, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू फॉरसेक अमेरिका। आप एक बैड मैरिज में हैं मगर आप तलाक कॉन्टेम्पलेट ही नहीं कर सकते हैं, तो ये फिर आपको भुगतना पड़ेगा, और आप भुगत रहे हैं इस वक्त। और आपकी, आप पूछ रहे हैं हमारी क्या इज्जत है? पुतिन ने तो कहा था कि अगर हम ये वापस आ जाए इमरान खान, मैं खुद जाऊंगा इसको कंग्रेचुलेट करने के लिए। और सुना है उसने ये कहा कि 50% कम तेल भी मैं उसको दे दूंगा। व्हाट आई मीन टू से इज, अब आप देख रहे हैं ये जा रहे हैं UN को, अब देखिए किस किस्म का रिसेप्शन इनको मिलता है। मैं एक प्राइम मिनिस्टर के साथ 3 दफे UN गया हूं, मैं हर मीटिंग पे उनके साथ बैठा रहा हूं। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कौन है आपका प्राइम मिनिस्टर और उसकी स्टैंडिंग मुल्क में क्या है। सही। और मुल्क में अच्छी है तो फिर इंटरनेशनली भी अच्छी होती है। सही। और ये सब आप क्या समझते हैं, इजलास की साइडलाइन पर सदर तैयब उर्दवान या शी जिनपिंग या सदर पुतिन से मुलाकात हो सकती है मियां शहबाज शरीफ साहब की? देखिए 3 टॉल ऑर्डर दिए हैं जफर लाल साहब, सीनियर हैं फॉरेन ऑफिस के, कि फॉरेन ऑफिस वालों को कहा गया है कि 3 मुलाकातें अरेंज कराई जाए। एक मुलाकात मेरी अरेंज कराई जाए वज़ीर आज़म उससे, सदर जी से, दूसरी पुतिन से, और तीसरी अगर मुमकिन हो तो नरेंद्र मोदी से। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि 2 कम से कम पुतिन और चीन के जो सदर हैं उसकी तरफ से तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। अब ये है कि जाना तो इनको पड़ेगा। जो बात आपकी उनकी सही है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का बदतरीन डिसीजन लेने जा रहा है और ले चुका है अमेरिका की गोद में जाके। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी नाराज करना है इस दौरान में, और होना यह है कि पाकिस्तान जो है, और क्या है थ्रेट क्या है कि हम इंडिया से आप पे हमला करवाएंगे। ये थ्रेट जो था मुशर्रफ को भी दिया गया था कि अगर तुम हमारे साथ ना चले तो हम इंडिया से तुम्हारे पर हमला कराएंगे। तो अगर इंडिया के हमले से हमने डर के फैसले करने हैं तो फिर तो हमारी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं, फिर हमें घास खाने की क्या जरूरत है, हम आराम से जिंदगी गुजारें। असल मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक बात याद रखें, यूरोप हो, अमेरिका हो या रूस हो या कोई मुल्क, जिस बंदे की पाकिस्तान की आवाम में पजीराई है उसी को इज्जत मिलती है। राजा साहब ठीक कहते हैं कि वो चाहे प्राइम मिनिस्टर के साथ UN के में गए हैं, UN में भी इज्जत उसी की होती है, और ये दुनिया का फार्मूला है। अब जमाना गया, जाओ लग तो आ जाएगा, जमाना तब्दील हो चुका है, उसके असलूब और अतवार भी तब्दील हो चुके हैं, तो उसी के तहत आगे बढ़ने की जरूरत है। और अगर आप उस तरीके से आगे ना बढ़े, दुनिया में आपकी स्टैंडिंग कमजोर होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आर्या मकबूल जान साहब और जफर हलाली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे यासिर रशीद को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।